हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने एक चैप्टर जो था कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो कंप्लीट कर लिया था। ऑब्जेक्टिव भी हो गए थे उसके अंदर जो है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, जो बातें हमने 12th में पढ़ी हैं फंक्शंस के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि रियल फंक्शन क्या चीज होती है। रियल फंक्शन ऐसी फंक्शन जिसके अंदर जो हम वैल्यू पुट कराएंगे वो भी रियल हो, और जो हमें आउटपुट मिले वो भी रियल ही मिले। एक रफ एग्जांपल लेता हूं, और रफ एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन है, y इक्वल टू fx। y डिपेंड है x पर। x की वैल्यू मैं अपने पास से रखता जाऊंगा और y की वैल्यू निकलती जाएगी। मतलब मुझे इसकी वैल्यू इनपुट करानी है और इसकी वैल्यू मुझे आउटपुट होगी। अब मैं यहां पर जो x की वैल्यू रखूंगा उनको मैं इनपुट वैल्यू कहूंगा, और जो y की वैल्यू निकल कर आएंगी उन्हें आउटपुट कहूंगा। ये x ये y इनपुट और ये आउटपुट। जब हम इस पर मान लीजिए x की वैल्यू बड़ी सिंपल रखते हैं 0, जो आराम से निकल जाए, और वो फंक्शन लेते हैं हम मान लीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। 3 रखो 9 आ जाएगी, 4 रखो 16 आ जाएगी। और भी रखिए, नेगेटिव में रखिए, पॉजिटिव में रखिए, तो जो हम यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं वो सारे रियल नंबर हैं, और जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो भी रियल नंबर है। चेक कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी फंक्शन जिसमें हम इनपुट कराएं रियल नंबर तो आउटपुट भी एक रियल नंबर ही आए, तो ऐसी फंक्शन को बोलते हैं रियल फंक्शन, जो हमने खूब पढ़ी है। वैसे भी तुम जानते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, तो पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं। ये एक रियल फंक्शन है। और जब हम जो ये वैल्यू है x की और y की, यदि हम इन्हें एक प्लेन में दिखाना चाहें तो इस तरह दिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं इनपुट वाली वैल्यू ड्रॉ करूंगा, और वर्टिकल लाइन पर मैं आउटपुट जो निकला है मेरा वो दिखाऊंगा। कहने का मतलब इनपुट में इस पर शो करूंगा, इसके ऊपर, जिसे हम एक्सिस बोलते हैं, और आउटपुट में यहां पर शो करूंगा। ठीक है। x की वैल्यू जैसा कि हमने 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 ही आई, यहीं पर। x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 ही आई। x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू 4 हो गई। तो इधर हम इनपुट करा रहे हैं और जो निकल कर आ रहा है वो हम इस लाइन पर शो कर रहे हैं। 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 9 जा रही है। ये और रखते जाएंगे ऐसे ही तो y की वैल्यू हम यहां पर दिखाते हुए चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जो रियल फंक्शन होती हैं उनमें जो हम इनपुट करा रहे हैं उसको भी इसी प्लेन के ऊपर शो कर सकते हैं, और जो आउटपुट हो रहा है वो भी हमने इसी प्लेन में शो करा है। इस प्लेन को हम जानते हैं XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो जो हमने यहाँ पर फंक्शन पढ़ी है रियल फंक्शन, उन फंक्शनों की ये विशेषता है कि जो उसमें इनपुट किया जाता है और जो आउटपुट निकलता है वो एक ही प्लेन में शो हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने आ रही है रियल फंक्शन। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन के अंदर, तो एनालिटिक फंक्शन तो एक अलग बात है, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शन तो समझ लें हम। तो ये तो हमने केवल रियल फंक्शन की बात की जो हमने 12th में पढ़ी है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब यहां ध्यान दीजिए,
हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, तो इस नंबर को ही शो करने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत पड़ती है। एक पर इसका रियल पार्ट दिखाते हैं और दूसरे पर इसका इमेजिनरी पार्ट करते हैं। मान लीजिए 3 इसका रियल पार्ट है और 3 हम यहां पर दिखाएंगे x = 3 और y जो है 4 जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हम यहां पर ऊपर शो कर देंगे, y की वैल्यू 4। और यदि तुमसे कहा जाएगा कि बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, तो तुम कहोगे इस प्लेन के अंदर ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है 3 4। बाकी तुम सब जानते हो कि यदि हम इसको इससे मिला दें तो ये इसका मोड हो जाता है और ये इसका आर्गुमेंट हो जाता है। इस लाइन को जिस पर इसका रियल पार्ट दिखाया है उसको रियल एक्सिस और जिस पर इसका इमेजिनरी पार्ट शो करा है उसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये हम जानते हैं। और इस पूरे प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स प्लेन कह लीजिए। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो लाइनों की जरूरत पड़ गई है, एक रियल एक्सिस की और एक इमेजिनरी एक्सिस की। ठीक है, तो इसे कहा हमने आर्गन प्लेन। अब हम बात यहां पे करते हैं, पहले थोड़ी सी बात आर्गुमेंट की कर लें कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो कभी भी यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि आर्गुमेंट है जो रियल एक्सिस है उसकी पॉजिटिव साइड और जो तुमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है इसके बीच का ये एंगल। लेकिन अगर हम एक चक्कर काटने के बाद फिर यहीं आ जाए तो ये एंगल बैठ जाता है 2π + θ, तो ये भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये भी एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच का ही है, भले एक चक्कर के बाद है। इसी तरह से यदि हम एक चक्कर की जगह 2 चक्कर काटें और फिर यहीं पर आ जाएं तो एंगल हो जाता है 4π + θ, तो ये भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट नहीं होता। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट को हम z या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, थीटा है, तो उसी आर्गुमेंट को हम θ + 2nπ भी लिख सकते हैं। और यहां पर जो n की वैल्यू है वो इंटीजर्स को बिलोंग करती हैं, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 ले सकते हो तुम। यहां पर n होता है नंबर ऑफ साइकिल, चक्कर। ठीक है, अब यहां बात उठती है कि जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइनों का इस्तेमाल कर लिया तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे दिखाए जाएंगे। अब बात उठती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ध्यान सुनना, मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन ली कॉम्प्लेक्स के रूप में। फंक्शन क्या ली वो देखिए ऐसे fz, ये मतलब जो मैं इनपुट कराऊंगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट कराऊंगा z, और जो मेरा रिजल्ट निकलेगा जैसे हम y = x कहते हैं तो मैंने इसको कह दिया थोड़ी देर के लिए y, तो जो यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सपोज करो मैंने वैसे लिख दिया z², ये लिख। अब सोचिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर z की वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स में लूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। सपोज मैं सीधा लिख लीजिए z = मान लीजिए 1 + i, और तुमने z का स्क्वायर करोगे तो 1² - i का स्क्वायर + i का स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 2i, और ये बैठ गया तुम्हारा यहाँ पर -0 हो गया, अब प्लस के आ गया 2i। तो देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसी है, इस फंक्शन की क्या विशेषता है कि जो हम इसमें इनपुट करा रहे हैं, ये इनपुट करा रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आउटपुट होकर आ रही है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसमें इनपुट भी कॉम्प्लेक्स में किया जाए और जो उसका रिजल्ट निकले तो वो भी आउटपुट में आए। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है? जो हम यहां पर इनपुट कराएंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट कराएंगे, आउटपुट जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन यदि हम इसको प्लेन में शो करना चाहें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जैसे रियल फंक्शन को शो कर दिया, ऐसे यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम प्लेन में शो करना चाहें तो कैसे शो करें। पहले एक छोटी टेबल बनाता हूं। सपोज करिए मैंने एक टेबल बनाई, इसमें मैं z की वैल्यू इनपुट कराऊंगा, यहां पर लिख दिया मैंने इनपुट z की वैल्यू, और जो आउटपुट होगी कहने का मतलब w की वैल्यू कह दीजिए या z की वैल्यू कह दीजिए, वो मैं यहां लिखूंगा। मैं z की वैल्यू अपने पास छोटी छोटी रख देता हूं जिससे कैलकुलेट करने में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि हमें ये फंक्शन समझनी है। सपोज करिए मैंने सबसे आसान रखा 1 + 0i। ये अगर मैं यहां पर रखूंगा इसका स्क्वायर करूंगा तो सोचिए 1 का स्क्वायर बन जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। ये कहने का मतलब 0 आएगा। हमने इनपुट एक कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया, आउटपुट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। अगला करते हैं, अब की बार मैंने 1 + i रखा
और जब यहां पर रखूंगा मैं z की वैल्यू, तो w की वैल्यू देखिए क्या आती है, w इक्वल टू हो जाएगा z का स्क्वायर, तो 1 प्लस i का स्क्वायर। मैंने वहां पर करा भी था शायद 1 प्लस i का स्क्वायर वो रहा, तो वो बना 0 प्लस 2i, ये बना 0 प्लस 2i। तो देखिए इनपुट करा रहे हैं हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आउटपुट भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है। उसके बाद में मान लीजिए हमने रख दिया वैसे ही 2 प्लस 3i इनपुट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका स्क्वायर क्या बैठेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन माइनस क्या आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 6i, 6 का 12 हो जाएगा, 12 ये, तो ये बैठ जाएगा माइनस के 5, अब प्लस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह से हम कितने भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इनपुट करा सकते हैं, और जो तुम्हारी W की वैल्यू आएगी वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है, एक नंबर और कर लेता हूँ, टेबल पूरी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस के 1 माइनस के 2i यहाँ। अब हम देखते हैं W की वैल्यू क्या आती है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस के 2i का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के हो जाएगा 4i, माइनस के 4i। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा प्लस के, फिर माइनस आ जाएगा और प्लस के हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 4i, कुल मिला के बैठ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 4i। चलो वो तो कैलकुलेट कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बस तुम्हें जाएगा क्या करना है, स्क्वायर तो करना है। इसका स्क्वायर करा 1 का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करा तो 4 का स्क्वायर, लेकिन i का स्क्वायर होगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा तुम्हारा 4i। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ z की वैल्यू इनपुट कराई और w की वैल्यू हमारी आउटपुट हो गई। अब हमारे सामने समस्या है, जो हम इनपुट करा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आउटपुट हो रहा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यदि हम इनको प्लेन पर शो करना चाहें तो प्लेन पर शो कैसे करें इसको, ये क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब किसी प्लेन पर शो होता है तो उसके लिए भी दो लाइन जरूरत पड़ती हैं, लेकिन यहाँ तो इनपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और आउटपुट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर दो प्लेन का यूज करूंगा, दो प्लेन। देखिए ये एक प्लेन डोर रहा, इस पर तो मैं इनपुट वैल्यू है ना जेड की जो इनपुट वैल्यू है वो रखूंगा इनपुट वैल्यू, और जो मेरी W की वैल्यू निकल के आ रही है उन्हें दिखाने के लिए मैं एक दूसरा प्लेन दिखा लेता हूं इस साइड में, ये हमारी है आउटपुट वैल्यू। तुम समझ गए होगे, क्योंकि मुझे दो काम क्यों करने पड़ रहे हैं, दो प्लेन क्यों शो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो उसका आउटपुट हो रही है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एक को बोलते हैं रियल एक्सिस और एक को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो हम इसमें Z की वैल्यू इनपुट कराएंगे, वो यहां दिखाएंगे, और जो W की वैल्यू आई है वो वहां दिखाएंगे, ठीक है। इनके नाम भी रख देते हैं, इसमें Z की वैल्यू इनपुट कराएंगे, इसे कहेंगे Z प्लेन, इसका नाम रख दिया हमने Z प्लेन, जो हमें बताएगा कि तुम इनपुट क्या करा रहे हो। और ये हमारा जो दूसरा प्लेन है इसे कहेंगे हम W प्लेन, ये हमें ये बताएगा कि W की वैल्यू आ क्या रही है, फंक्शन की वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, ये हम देखेंगे। देखिए पहला हमने जब इनपुट कराया तो 1 प्लस 0 आई, तो 1 इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये कहां जाएगा 1 0, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू इसको थोड़ी देर के लिए हमने z1 कहा, तो ये z1 हमारा आया कितना 1 0। अब यहां पर ये इनपुट जो आई वो w1 कहा मैंने, ये आई 1 0 पे ही, तो यहां पर दिखाया मैंने 1 0, ये रहा 1 0। तो यदि हमसे कोई पूछता है कि W1 क्या है, W1 Z1 पर जब हमने Z की वैल्यू इतनी रखी थी तो W आउटपुट आएगा, तो वो जो कहलाएगी वो इस Z1 की इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इमेज, कि जैसे ही हमने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर Z की वैल्यू इतनी पुट करी तो W की वैल्यू वहां गई, इतनी आई। इसी तरह से बाकी देखिए 1 प्लस i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z प्लेन में दिखा दीजिए, 1 1 पॉइंट बैठेगा, तो सपोज करिए यहाँ पर है तुम्हारा नंबर, इसको मैंने Z2 कहा, Z, तो Z2 हमारा ये है। अब इसकी हम इमेज लेकर चाहते हैं, तो इसकी इमेज है 0 2 है, तो 0 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, सपोज करो यहां पर बैठ गया 0 2, तो इसका मतलब है इसकी इमेज ये है। इसी तरह से 2 प्लस 3i, तो 2 प्लस 3i 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहां पर मान लीजिए वैसे ये रहा, ये हमारा Z3 है जो कि 2 3 है, इसे मैंने Z3 कहा, ये हमने W3 का, ये हमने W2 का। अब W3 क्या बैठता है, माइनस के 5 12y, x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा बहुत ऊपर। अब मेरे पास लगता है स्पेस नहीं है, तो वैसी कल्पना करिए लगभग यहाँ को है, ये है W3, तो इसका मतलब है Z3 की इमेज यहाँ पहुंच जाए। देखिए ये आएगा कितना
-5 12 बहुत ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है -5 12 i, क्योंकि जगह नहीं है मेरे ऊपर को दिखाने के लिए। तो बस एक समय दीजिए, मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होती क्या है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वे फंक्शन होती है जब उसमें हम इनपुट कराते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आउटपुट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को दिखाना होता है किसी प्लेन के ऊपर, तो एक प्लेन से काम नहीं चलता, वहां पर दो प्लेन की जरूरत पड़ती है। एक प्लेन के अंदर हम जो इनपुट कराएंगे वो दिखाएंगे, और जो आउटपुट होकर आएगा वो दूसरे प्लेन में दिखाएंगे। जो इनपुट करा रहे हैं उसे जेड प्लेन, और जो आउटपुट होकर आ रहा है उसे डब्ल्यू प्लेन। जैसे वहां पे रियल फंक्शन में कहते हैं y इक्वल टू fx, यहाँ पे w इक्वल टू fz बोल देते हैं, w का संकेत देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम z को दिखाएंगे तो हमेशा x प्लस i y के रूप में दिखाएंगे, और जब w को दिखाएंगे तो u प्लस i भी दिखाएंगे। इसका मतलब ये वाली एक्सिस x एक्सिस और ये वाली x y एक्सिस कहलाएगी z प्लेन के अंदर। और जब w प्लेन की बात की जाएगी तो इसे कहा जाएगा u एक्सिस और इसे कहा जाएगा v एक्सिस। लेकिन मतलब वही है, ये भी रियल एक्सिस और ये भी रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस ये इमेजिनरी एक्सिस, बस ये तो दिखाने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहां पर मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होती कैसी है। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एक दिक्कत होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल वैल्यू, एक होती है रियल मल्टीपल वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स की। ये है हमारा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हम पहली बात कर रहे हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यू नाम से ही जा रहा है कि एक वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की एक ही वैल्यू आए, तो उसे बोलते हैं सिंगल वैल्यू। यहां पे लिख भी दिया मैंने यहां पर कि तुम z की वैल्यू a भरोगे, r का मतलब डोमेन है, डोमेन तुम जानते होगे जिन पर फंक्शन डिफाइन हो जाती है उन पॉइंटों को डोमेन कहते हैं। एक रफली एग्जांपल ले रहा हूं रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मान लीजिए तुमसे कोई कहता है y इक्वल टू है x²। अभी जो हम बात कर रहे थे इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब जो तुम इनपुट कराओगे, क्या क्या इनपुट करा सकते हो। तो इनपुट कराते तुम कुछ भी सकते हो नहीं, इनपुट पर करने के बाद जो y की वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए डिफाइन हो, एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट ना हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हो। ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू तुम इसमें क्या क्या रखोगे, x की वैल्यू देखिए ये x एक्सिस, x यहां पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 बीच के ले लीजिए, यहां पर लीजिए 0.1, इसके बाद में 0.6 ऐसे ले लीजिए। क्या इन सभी वैल्यू पर y की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये इसका डोमेन है, ये सारा इसका क्या है, डोमेन है। तुम x की ये सभी वैल्यू रख सकते हो क्योंकि y की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। तो ये डोमेन कहलाता है। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन कह दीजिए या रेंज बोल दीजिए। अब फिलहाल तो अब इसमें y है, तो जो y की वैल्यू निकल कर आएंगे वो y की वैल्यू कहां पर जाएंगे, सोचिए। यहां है, यहां भी, यहां पर मान लीजिए ये हमारा y है, ये तो y की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू तुम पॉजिटिव भरो तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू तुम नेगेटिव भरोगे तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो केवल ऊपर जाएगी, नीचे कोई सी भी नहीं आएगी। तो ये इसकी कोडोमेन। ठीक है, तो जो x की वैल्यू तुम इसके अंदर भर सकते हो वो डोमेन, और जो y की वैल्यू आउटपुट होती है वो हमारा होता है कोडोमेन। ऐसे ही यहां पर होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो वैल्यू तुम इनपुट कराओगे z की वो सब कहलाएगा हमारा डोमेन। ज्यादा डोमेन को कैपिटल D से लिखा जाता है, मैंने R से लिख दिया है, लेकिन R का मतलब ये नहीं कि रियल नंबर ना डोमेन, कुछ भी जो भी तुम z की वैल्यू भरा सकते हो तो वो उसका डोमेन कहलाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं इसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। मान लीजिए तुमसे कोई फंक्शन कहता है 1/x-1, बड़ी फेमस फंक्शन है, कोई पूछता है इसका डोमेन बताइए, तो तुम देखिए नहीं तो सोचिए, क्या तुम सारी x की वैल्यू भरो तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी? नहीं, 1 पर गड़बड़ कर जाएगी। जैसे ही तुम यहां 1 रखोगे तो 1 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। इनफाइनाइट एक डिफाइंड नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सब इसका डोमेन है, लेकिन 1 इसका डोमेन नहीं है। वही बात यहां पर आती है। अब इसका कोडोमेन क्या होगा, अगर तुम 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ने के बाद चाहे तुम इसमें 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, y की वैल्यू निकलेगी। लेकिन क्या y की वैल्यू पॉजिटिव भी आएंगे? नहीं, y की वैल्यू नेगेटिव भी आएंगे। जैसे कि मान लीजिए तुमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 1/2, तो जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 रखी तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोडोमेन आएगा वो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए, नेगेटिव भी हो सकता है।
लेकिन इसके कोडोमेन के अंदर जो y की वैल्यू निकलेगी वो कभी इंफिनिटी वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि 1 की जगह तुम यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। ठीक है, तो यह इंफिनिटी की बात मत करना, बस इसका जो डोमेन है वो 1 को छोड़कर सारी वैल्यू है सब पर फंक्शन डिफाइन हो जाएगी, 1 को छोड़कर केवल, क्योंकि 1 पर तुम्हें पता है ग्राफ जो जाएगा वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल वैल्यूड की कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंगल वैल्यूड वे होंगी जिसमें x की वैल्यू 1 रखी जाएगी, तो इनपुट की वैल्यू 1 रखी जाएगी, तो आउट की पुट की वैल्यू भी 1 ही आएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, ये एग्जांपल देखिए, इनमें ये मैं यहाँ पर जरा पहले वाले एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं रियल नंबर की, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिए हैं तो समझाने के लिए, क्योंकि हमें रियल ज्यादा समझ में आता है। एक मिनट, ये फिर गड़बड़ हो गया, मैं बताता हूं, ध्यान दें। हमने पहले एग्जांपल लिया है यहां पर W = Z², ये एग्जांपल है। अब हम कह रहे हैं क्या ये सिंगल वैल्यूड है, तो इसके अंदर तुम्हें Z की वैल्यू रखते जाना है और W की वैल्यू निकालनी है। मैंने यहां पर Z की वैल्यू इनपुट कराऊंगा और W की वैल्यू बताऊंगा। Z की वैल्यू मैं आसान सी बना रहा हूं, मुश्किल नहीं बन रहा। Z की वैल्यू बना रहा हूं पहले 1 + 0 है, ये जानते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो जब तुम यहां रखोगे तो y की वैल्यू w की वैल्यू भी 1 ही आएगी, 1 + 0 है, ये बनेगी इसकी इमेज। अगर 2 + 0 आएगा कहीं यहां पर तो इसका बन जाएगा 4 + 0 है, 3 रख दें 3 + 0 है, यहां पर आ जाएगा 9 + 0 है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रखना है, नहीं कुछ भी रखिए, z की वैल्यू कुछ भी रखिए यहां पर, ये तो मैंने सारे x एक्सिस के ऊपर ले लिए हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी हो रही है। अगर मान लीजिए तुम 2 + 3 भर देते हो तो भर दीजिए, क्यों भर दें, उसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 4 वहां हो जाएगा, माइनस के 9 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 6 12 आ जाएगा, कुल मिला के माइनस के 5 और प्लस के 12 आ गया। ये तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, z की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 रखिए, w की वैल्यू भी 1 ही है, ये रखिए, ये तो ये कहलाती है सिंगल वैल्यू। इसे चेक कर लीजिए, W = है मान लीजिए तुम्हारा, दूसरे एग्जांपल दिया हमने 1/z, ये इसके अंदर z की वैल्यू रखते जाइए, z की वैल्यू और w की वैल्यू निकालते जाइए। z की वैल्यू मान लीजिए तुमने रखी है 1 + 0 है, तो w की वैल्यू भी यही आ जाएगी 1 + 0 है। लेकिन z की वैल्यू मान लीजिए 1 + i रखी तुमने, तो 1/z की वैल्यू बैठेगी, एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए, 1/1 + i कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर जाएगा 1 - i, तो ऊपर बन जाएगा 1 - i और नीचे हो जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर 1/2, ये बैठ जाएगा, ये तो बैठ जाएगा कंजुगेट का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा माइनस के i/2। तो यहां पे लिख लीजिए 1/2 और माइनस के 1/2i, ये बैठ गया। तो इस वजह से तुम z की वैल्यू यहां पर 1 ही रखोगे तो w की वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर z की वैल्यू तुम्हें क्या रखनी है, हाँ इसका डोमेन की बात करें तो ध्यान रखना इसका डोमेन जो है z = 0 को छोड़कर, z = 0 पे इसका डोमेन नहीं आ पाएगा। जैसे तुम z की वैल्यू ये रखोगे 0 + 0 i, तो w की वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसके डोमेन में ये नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगी, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। तो ये बताया हमने अपना सिंगल वैल्यू के बारे में। इसी तरह से बात करते हैं हम मल्टीपल वैल्यू के बारे में। मल्टीपल नाम से ही जाहिर है, मल्टीपल का मतलब होता है एक वैल्यू रखो, z की एक से ज्यादा वैल्यू आती है, w की एक से ज्यादा वैल्यू आती है, उसे बोलते हैं मल्टीपल। जैसा कि मान लीजिए मैंने ये लिखा है यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए, w = z⁴ बड़ी फेमस एग्जांपल है, हर कोई एग्जांपल पढ़ाने वाला ये देता है मल्टीपल के लिए। w की वैल्यू है मान लीजिए कितनी, z⁴ यदि तुम्हें ऐसा समझना है कि भाई मैं z की वैल्यू 1 रखूंगा तो w की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ये चेक करना है, तो मैं तुम्हें सही से समझाने के लिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। पोलर फॉर्म से इसे आराम से हम समझा सकते हैं। मान लीजिए z = लिया आपने r e⁻ ठीक है, तुम्हें पता होगा कि जब ये जो r होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड होता है और जो थीटा होता है वो इसका आर्गुमेंट होता है। ये तो तुम्हें पता ही है सभी को, r = होगा mod z और जो तुम्हारा थीटा होगा वो आर्गुमेंट कहलाता है किसका, z का। ये लेकिन जो z का आर्गुमेंट होता है वो कभी यूनिक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है।
फिलहाल मैं यहाँ इन जनरल ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जेड की वैल्यू जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ। तो मैं जेड को लिख रहा हूँ इस तरह से आर ए की पावर आई थीटा प्लस के 2n पाई, ये मतलब आर्गुमेंट मैंने थीटा प्लस 2n पाई इन जनरल डाल दिया और n की वैल्यू तुम जानते हो वो इंटीजर होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसे रखिए तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालिए, जेड की जगह रखा हमने आर ए की पावर आई थीटा प्लस के 2n पाई और पूरे की पावर कर दिया हमने 1/2। तो यहाँ आर की पावर 1/2 बाहर निकल आएगा और e की पावर, ये पावर की मिनट यहाँ हो जाएगी तो अंदर हो जाएगा थीटा और प्लस के हो जाएगा n पाई और यहाँ पर मैंने बाय 2 भी कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब इसको एक काम करिए, r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2 में अलग तोड़िए और e की पावर में i n पाई अलग कर दीजिए। ये मैं इसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तुम्हें भी, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं सर, यहां पे ध्यान देना r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2, इसमें आयलर थर्म लगा दीजिए, आयलर थर्म होती है cos n पाई प्लस i sin n पाई, ये होती है, ये हमने w की वैल्यू निकाली। अब हम यहां पर n पर डिपेंड है क्योंकि n इंटीजर है तो मैं तुम्हें n की वैल्यू लेके दिखाता हूं। पहला केस बनाता हूं मैं, अगर n हमारा ऐसा हुआ तो 0 2 4 6 8 इवन होगा, तो मतलब इस टाइप का हुआ तो तुम्हें पता है cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है, तो cos n पाई की वैल्यू हमारी बन जाएगी, लेकिन sin n पाई की वैल्यू 0 जाएगी। इसका मतलब ये हुआ तो w की वैल्यू हमारी ये आएगी r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2, बस ये बनोगे ना, ये 0 हो गया, तो एक w की वैल्यू ये निकल गई। अब यहां पर हम n की वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने यहां पर n की वैल्यू चेंज करी, केस मैंने सेकंड बनाया, n की वैल्यू रखी मैंने 1 3 5 7 ओड नंबर रखा, तो तुम जानते हो cos n पाई की वैल्यू फिर माइनस बन जाएगी, cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई तो -1 और sin n पाई तो अब भी 0 ही जाएगा। ये अब आ जाइए इसके अंदर, तो w की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2 और यहां पर चेक करिए, यहां पर बैठ गया -1, वो हो गया था 0 sin वाला, तो कुल मिलाकर e आ गया r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2, ये आ गया। तो यहां पर देखा तुमने w की वैल्यू दो जा रही है, एक जा रही है प्लस में ये r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2 और दूसरी जा रही है r की पावर 1/2 e की पावर i थीटा बाय 2। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर w की z की वैल्यू 1 रखी थी हमने, z की वैल्यू क्या रखी थी, ये वाली r e की पावर i थीटा, वो तो हमने जनरल वैल्यू बनाई थी, तो यहां पर w की वैल्यू ये आ रही है। अगर तुम्हें ऐसे समझना तो एक काम करिए, z की वैल्यू कोई पर्टिकुलर भर लेते हैं, एक मिनट के लिए पर्टिकुलर लेता हूं मैं z की वैल्यू। सोचिए अगर z की वैल्यू ऐसी हुई तो z इक्वल टू मान लीजिए 4 को हम ले सकते हैं 4 + 0 है, बताइए इसको इस फॉर्म में लेके दिखाइए, इसका r कितना है और इसका थीटा कितना है। r हुआ यहां पर, इसका रूट स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, और थीटा तुम्हें देखना है तो tan इनवर्स लगा दो, इमेजिनरी पार्ट 0.4, कुल मिलाकर यहां tan इनवर्स 0 और वो हो जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब मैं z की वैल्यू 4 भरना चाहता हूं, अब इसमें भर कर दिखाओ तो कितना आएगा। जब z की वैल्यू हम 4 भरेंगे यहां पर तो w की वैल्यू कितनी आएगी, r की जगह 4 लिखा तुमने तो इसकी वैल्यू 1/2 और e की पावर में i और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, e की पावर i 0 0 हो जाएगा, तो cos 0 अब प्लस sin 0 0 1 आएगा, e की पावर i 0 cos 0 प्लस i sin 0, तो ये बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा 0, कुल मिलाकर ये बना गया, और यहां पर कितना बैठ गया 4 की पावर 1/2 और इनटू में 1, कुल मिला के कितना आ गया 2, तो w की वैल्यू 2 है। जब z की वैल्यू 4 रखी हमने तो w की वैल्यू कितनी बैठी 2 बैठी। अब जरा इसमें रखना, इस वाले में यही z की वैल्यू बताइए, z का r कितना आया था, ये रहा 4 आया था, 4 की पावर कितनी 1/2, थीटा कितना आया था अभी 0 आया था, ये तो यहां कितना आ गया 4 की पावर 1/2 और इनटू में कितना आ गया 1 और ये कितना होता है तुम्हारा 2, तो कितनी वैल्यू बैठी -2। इसका मतलब तुमने यहां पर देखा जब z की वैल्यू जैसे ही हमने इसके अंदर z की वैल्यू इसके अंदर हमने
4 रखी तो W की वैल्यू 2 जा रही है। क्या क्या जा रही है? एक +2 और एक -2। ये इसी तरह से यदि मैं इसके अंदर 9 रखूंगा तो इसकी वैल्यू जाएगी +-3। इसी तरह से 16 भरूंगा तो इसकी वैल्यू जाएगी +-4। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन वास्तव में कैसी है, हमारी ये मल्टीपल वैल्यूड है, क्योंकि z की वैल्यू 1 रख रहे हैं लेकिन w की वैल्यू 2 पॉसिबल है यहाँ पर। इसी तरह से एक एग्जांपल और भी थी इसके अंदर, मैंने ऊपर लिखी दी हुआ एग्जांपल, देखिए और भी दे देता हूँ मल्टीपल की। नहीं, मल्टीपल पर हमारे क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन बाद में जाके हैं, फिलहाल तो मैंने समझाने के लिए बताया। जैसे कि एक फंक्शन हमारी है log z, log z भी एक मल्टीपल फंक्शन है, वो भी बता देता हूँ। log z यहाँ बेस की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 2, w इक्वल टू हमने लिया log z, एक ये फंक्शन ली। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें भी z की वैल्यू तुम यदि 1 भरोगे तो w की वैल्यू 1 से ज्यादा है। z की वैल्यू हमने ये कहा इस रूप में लिख लीजिए, a की पावर i थीटा। फिर हम इसको पता है थीटा तो हमारा यहाँ पर इस टाइप का होता है 2n पाई प्लस थीटा s। ठीक, ये वैल्यू तुम्हें यहाँ रखनी है। log z की वैल्यू r e की पावर i 2n पाई प्लस के थीटा। log के नियम से इसको तोड़ लीजिए तो log r अलग हो जाएगा और log इतना अलग हो जाएगा, e की पावर 2n पाई प्लस थीटा। अब यहां पर log के नियम से इस पावर को बाहर निकाल लीजिए, log e बच जाएगा। यहां पर ये log r हो गया और यहां पर ये बाहर आ गया तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा और log e की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 e आ। अब यहां पर सोचिए, अगर हम यहां पर n की वैल्यू चेंज करते जाएं तो क्या ये वैल्यू यूनिक होगी? अगर n की वैल्यू किसी ने मान लीजिए 0 रखी तो w की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? log r, और यहाँ 0 हो गया तो कितना आ गया i थीटा। और यदि मान लीजिए n की वैल्यू किसी ने 1 रख दी तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log r प्लस के i, और यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगी। अगर मान लीजिए n की वैल्यू ने 2 रख दी तो w की वैल्यू ये हो जाएगी log r i, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई प्लस थीटा। तो क्या ये वैल्यू एक सी होगी? नहीं, ये वैल्यू अलग अलग होगी। तुम यहाँ पर z की वैल्यू कोई भी अपने पास रखिए, यहाँ पर उसका r निकाल लीजिए, थीटा रखिए, यहाँ भरिए तो वो अलग अलग आता जाएगा, क्योंकि इसमें साफ दिखा दे रहा है i के साथ 2 पाई प्लस थीटा आएगा। इसका मेन पार्ट, इसका मेन पार्ट अलग है, इसका मेन पार्ट, इसका मेन पार्ट अलग है, जबकि इन दोनों सबका रियल पार्ट सेम है। तो ये हम यह कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई z की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो w की वैल्यू बहुत सारी आएंगी अलग अलग। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी एक मल्टीपल वैल्यू का क्वेश्चन है। तो ये हम छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स के बारे में चैप्टर तो मेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेकिन इनका भी समझना हमें बहुत जरूरी है, तब हम आगे की बात समझ में आएगी। एक होता है नैरोड। देखिए तुमने लीनियर प्रोग्रामिंग कॉलम पढ़ ली है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग कॉलम में कॉन्वेक्स सेट का चैप्टर था, तो मैंने उसमें वीडियो बना के डाली थी नैरोड के बारे में। अब थोड़ी सी नैरोड की बात कर लेते हैं। देखिए नाम से ही बात है नैरोड। नैरोड होता क्या है? पड़ोस, पास। जैसे तुम सब लोग रहते हो और तुम्हारे आसपास में पड़ोस भी होगा, ठीक है। अब पड़ोस भी अलग अलग तरह का होता है, वो सोचिए कैसे। जैसे कि हम बात करें, इस पढ़ाई को देख लिए, पड़ोस की बात कर रहे हो, हम बात करते हैं सिंगल डायमेंशन की बात। देखो हम x की सारी वैल्यू इसमें दिखाते हैं, एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, उन पॉइंट की बात कर रहा हूं जिनमें डायमेंशन एक है, 2D की बात नहीं कर रहे हैं, एक डायमेंशन। तो जितनी भी x की वैल्यू है हम यहां पर दिखाते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है, केवल पॉइंट है तो इसके ऊपर है और कहीं नहीं है, इस लाइन के ऊपर है। अगर तुमसे कोई कहता है कि इस वन का नैरोड बताओ, तो वन का नैरोड कहां पर होगा? इस लाइन के पास, इस लाइन के ऊपर होगा, इधर भी और इधर भी। नैरोड, नैरोड का मतलब पास। मान लीजिए जैसे कि तुमने देखा होगा एक पोल होता है, दूसरा पोल ये है, खंबे की बात कर रहा हूं बिजली के, उस पर तार लटका हुआ है ये, और इस पर कोई बंदर जा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एक बंदर यहाँ बीच में है और बंदर उसके आसपास में है, तो तुम्हें पता है बंदर जो है वो इसके आगे या पीछे ही है, साइड में नहीं है, क्योंकि बंदर बैठे हुए हैं सारे कहां पर? इस तार के ऊपर। तो ये सिंगल डायमेंशन की बात चल रही है, तो इसलिए यदि कोई पूछने लगा इस बंदर का पड़ोस कहां है, तो या तो लेफ्ट में है या राइट में है, साइड में नहीं है। वही बात यहां पर है, जब सिंगल डायमेंशन की बात चलती है और पड़ोस देखा जाता है तो या तो लेफ्ट में होता है या राइट में होता है पड़ोस,
आ गया पीछे, क्योंकि साइड में चाहिए नहीं। लेकिन जब 2D की बात चलती है, अब मान लो 2D की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक मान लीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 1 2, वैसे ही कहते हैं मैंने 1 2 पॉइंट है, ये यहाँ से हटा दीजिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर ली और पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर 1 2, ये लीजिए। अब कोई कहने लगे 2D में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पड़ोस क्या है, तो इस पॉइंट का लेफ्ट राइट नहीं, इसका पड़ोस तो चारों तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि 2D में जो पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे इसके आसपास में, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो सब इसका पड़ोस है। लेकिन पड़ोस कितनी दूर तक लेना है, पड़ोस यहां तक लेना है या ये पड़ोस लेना है या ये पड़ोस लेना है, पड़ोस का मतलब है पास, और पास की कोई सीमा नहीं होती, पास तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तुमने देखा भी होगा, मैंने वहां पे भी एग्जांपल दिया पहले भी, कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग या तुम लोग जो है कभी किसी दूसरे शहर जाते हो, दूसरे शहर जाते हो जो कि तुम्हारे अपने होम सिटी से है लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, वहां जाते हो और वहां कहीं तुम्हें एक अनजान आदमी मिल जाता है और उससे तुमसे की बात होती है, तुम कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, तो उसने बताया कि मैं तो वहां रहता हूँ, तो तुम्हारे मन तुरंत तुम क्या बोलते हो, अच्छा तो तुम तो हमारे गांव के पास वाले गांव के हो, मतलब तुम तो हमारे गांव के पास वाले, जबकि उसका गांव उसके गांव से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो उसने उसे भी पड़ोस बना दिया। तो पड़ोस का कोई एक मेजरमेंट नहीं है कुछ भी, पड़ोस का मतलब बस पास का होता है। अब जैसे मान लीजिए तुम किसी मोहल्ले में रह रहे हो, तो तुम्हारे जो आसपास में घर है वो सब पड़ोस मानते हैं, लेकिन कभी कभी तुम उनको भी पड़ोसी मानने से इनकार कर देते हो जब कोई दुश्मनी हो, तो लोग कहते हैं हमारा दुश्मन, हमारा ये पड़ोस नहीं है। तो पड़ोस की कोई वो नहीं है कि इतना ही हमें पड़ोस लेना है, पड़ोस हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो मैथ्स में क्या सेट करते हैं पड़ोस को, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए मैथ्स में जो पड़ोस होता है वो दो तरह देखा जाता है, 2D की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, सिंगल लाइन की नहीं, 2D की बात कर रहा हूँ। तो जब भी पड़ोस देखा जाता है तो दो तरह से पड़ोस देखा जाता है मैथ्स के अंदर, एक होता है स्क्वायर में पड़ोस और एक होता है सर्कुलर पड़ोस। लेकिन हम यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो मैंने इसके लिए डाल रखी है तो कॉन्वेक्स सेट के अंदर, उसके अंदर देख लेना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की, तो हम केवल यहाँ पर सर्कुलर केवल पड़ोस देखेंगे। अब ये सर्कुलर पड़ोस क्या होता है, जब भी किसी पॉइंट के, मान लीजिए पॉइंट Z0 है और तुम्हें इसका सर्कुलर में क्या पड़ोस है वो देखना है, तो एक सर्किल ड्रॉ करना है तुम्हें, और सर्किल इतना ऐसा ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस बहुत कम लेनी है। डेल्टा लिख लीजिए, एफएल लिख लीजिए। बहुत कम का मतलब अब क्या होता है, मैथ्स के अंदर जितनी भी वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से कम, वो सब वैल्यू बहुत छोटी मान जाती है। तो तुम्हें एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस बहुत स्मॉल होगी, उसे हम स्मॉल नंबर को डेल्टा दिखाएंगे। किसी बच्चे ने मान लीजिए डेल्टा की वैल्यू 1/2 ले ली, कोई बात नहीं चलेगी। किसी ने 1/4 ले ली, चलेगी। कोई कह रहा 1/6 लूंगा, ले लीजिए। 1/1000 लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पड़ोस का अलग अलग है। मेरा व्यवहार अलग है, हो सकता है मेरे पड़ोस में कोई भी ना हो क्योंकि मैं चीज जानता ही नहीं, हो सकता है तुम्हारा पड़ोस बहुत दूर तक का हो। तो पड़ोस की कोई वो नहीं है यहाँ पर। बस एक बात ध्यान रखिए, पड़ोस का मतलब पास। तो पास का मतलब मैथ्स में होता है 1 से कम, 1 से ऊपर नहीं, 1 से कम। तो तुम्हें यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करना है जिस पॉइंट का तुम पड़ोस देखना चाहते हो, लेकिन उसकी रेडियस 1 से कम रखना। तो यहाँ पर 1 से कम कितनी रखें, तो उसको हमने एक संकेत दिया है डेल्टा का, तो डेल्टा रखनी है हमें यहाँ पर। तो जैसा कि मान लीजिए ये पॉइंट है Z0 और इस सर्कल का पड़ोस ढूंढना है, तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, और उसकी रेडियस ले दीजिए डेल्टा। लेकिन ध्यान रखना, जो इसकी बाउंड्री पर पॉइंट होंगे उन्हें नहीं लेना, जो केवल अंदर पॉइंट आ जाएंगे सर्किल के अंदर, वो पॉइंट ही इसका पड़ोस कहलाएंगे। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स की बात चलिए मैथ्स के अंदर, सर्कुलर नेबर ढूंढने हो, यही बात मैंने ऊपर लिखी है। अगर कभी हमें नेबर ढूंढने हो किस पॉइंट का, Z0 का, तो तुम्हें क्या बनाना है, एक सर्किल। याद होगा तुम्हें पहले चैप्टर पढ़ाया था मैंने कि कभी भी ऐसा लिख दीजिए, तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स के रूप में, इक्वल टू R। ये होता है इसका सेंटर और ये होती है इसकी रेडियस, मैंने बताई थी। और यदि यहाँ पर ऐसा आ गया, लेस देन आ गया, तो इसका मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हम, जो सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सर्किल तो लिखा हुआ है, यार सर्किल जिसका सेंटर ये लिखा हुआ,
रेडियस ये लिखी हुई है, इसको ही बोल रहे हैं हम नेबरहुड। किसका बोल रहे हैं? नेबरहुड Z0 का। तो जिस पॉइंट का तुम्हें नेबरहुड देखना है, बस उसके चारों तरफ ऐसा गोल खींचना। अरे जैसे राम ने जो है वहां जाते हुए सीता के चारों तरफ गोली खींची थी लक्ष्मण रेखा, तो बस ऐसे लक्ष्मण रेखा खींचनी है, वही पड़ोस है बस। ठीक है, तो जब भी किसी पॉइंट का हम किसी भी पॉइंट का पड़ोस ढूंढेंगे सर्कुलर के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंट तुम्हें दिया गया है बस उसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब पॉइंट इसका पड़ोस कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सर्किल इतना बड़ा खींचना जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू का मतलब होता है पड़ोस। तो ये सारी वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने हैं, केवल अंदर वाले। ऊपर वाले मैंने डेफिनेशन लिखवा भी दिया था कि केवल लेस देन लेने हैं, लेस देन। एक होता है डिलीटेड नेबरहुड। अब तुम सोचिए, जो तुम ये कह रहे हो कि ये पड़ोस है Z0 का, वो Z0 का पड़ोस है, लेकिन ये कितने सारे पड़ोसी हैं? इनफाइनाइट पड़ोसी हैं ये सारे के सारे इस सर्किल के अंदर। खुद इसमें Z0 भी है, जिसका तुम पड़ोस देख रहे हो वो भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम Z0 को इसमें बाहर निकाल दें तो Z0 के अलावा जो बचेगा वो Z0 कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड, उसको डिलीट कर देना जिसका तुम पड़ोस देख रहे हो। मान लीजिए मेरा घर है यहाँ पर, और मान लीजिए मुझे अपना पड़ोस ढूंढना है, तो मुझे अपने घर को सेंटर मानते हुए एक आसपास में एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, कितनी रेडियस लेगा? थोड़ी कम लेकर रेडियस, 1 से कम, ज्यादा नहीं लेनी है। सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो उस सर्किल के अंदर जितने भी घर आ जाएंगे वो सब मेरा पड़ोस कहलाएंगे, लेकिन उसमें मेरा घर भी तो होगा। लेकिन यदि मेरे घर को छोड़ दें और जो घर आएंगे वो सब मेरे डिलीटेड नेबरहुड कहलाएंगे। डिलीटेड मतलब उसमें से मुझे बाहर निकाल दिया। ध्यान रखना, तो डिलीटेड नेबरहुड की जब भी बात चलेगी बस उसमें Z0 को छोड़ दिया जाएगा, जिस पॉइंट का तुम नेबरहुड निकाल रहे हो। फिर भी यदि एक बार डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन की यहाँ पर। अभी हमारा टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ है बुक का, वो सुनिए ध्यान से। ये अगर कभी किसी पॉइंट का तुम्हें नेबरहुड देखना Z0 का, तो सर्किल कैसा बनाना है? Z माइनस Z0 और लेस देन कर देना है यहाँ पर डेल्टा, ऐसा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये और इसमें से Z0 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये कहलाता है हमारा डिलीटेड नेबरहुड। मतलब Z ऐसे लेने हैं सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और उनमें से Z0 को बाहर निकालना है, तो यही कहलाता है पूरा का पूरा डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड NBD, शॉर्ट में NBD लिख देते हैं किसका? Z0 का, बट Z0 को बाहर निकालना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बड़े कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, बस सेंटर मानिए उसको, जिस पॉइंट का नेबरहुड ढूंढना है, सर्किल ड्रॉ करिए, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद जितने पॉइंट आएंगे सर्किल के अंदर वो सारे ही उसका नेबरहुड। ठीक है बच्चों, अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे इसके अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।